हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर की सीरीज में पेपर 4 को। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसकी मदद से आप अपनी बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आ सकते हो, पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो। सो पेपर 4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1, 2, 3 हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी मदद से होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। ओके, और आपको ये पता चल गया होगा कि अब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। राइट, सो स्टूडेंट्स, आईटी क्लास 10th पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, सभी चैप्टर्स के सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। 3 प्लेटफॉर्म है आपको एक्सेस करने के लिए। चाहो तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जानी है, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एकदम 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। राइट, अब वो सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज देखा जाए, या फिर इसके अलावा असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, वन शॉट रिवीजन्स, प्रैक्टिकल्स, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को। 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। राइट, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और करते हैं श्री गणेश पेपर 4 का। अब जैसे ही आप सभी को अच्छे से पता है कि पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। सो अगेन यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेगी जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। टाइम मिलेगा आपको इस पेपर में पूरे 2 आवर्स। कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है और 50 मार्क्स का होगा आपका पेपर। ठीक है, समझ में आ गया? 2 घंटे में 50 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? सो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 21 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पेपर में आपको टोटल मिलेंगे क्वेश्चंस 21। राइट, अब ये 21 क्वेश्चंस आपके 2 पार्ट में अरेंज होंगे, जिसे हम कहेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 पार्ट में आपको ये पेपर मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्मेट में, 2 सेक्शंस में। ठीक है, अब सेक्शन ए कैसा होगा? सेक्शन ए होगा आपका एमसीक्यू टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ, जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, सही आंसर आपको टिक करके आना है। सेक्शन बी होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझते हो ना, जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सो ये अच्छे से क्लियर है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे? ये 50 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होंगे सेक्शन ए सेक्शन बी में? सेक्शन ए होगा आपका 24 मार्क्स का और सेक्शन बी होगा आपका 26 मार्क्स का। ठीक है, 24 और 26 कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए। राइट, मतलब यहाँ 24 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। राइट, और यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के, वो अरेंज्ड होंगे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 में। किस में अरेंज होंगे? क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 में। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे और उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। और सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन 6 से लेकर 21 तक। ठीक है, कहां से? 6 से लेकर 21 तक। सो अब जो आपकी बुक है पार्ट ए, पार्ट बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, आपकी आईटी की बुक में 2 पार्ट्स हैं, तो उन दोनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्वेश्चंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। राइट, जिसमें ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपको बेसिकली मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन। बाकी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के होंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहां तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके क्वेश्चंस होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए पर बेस्ड। बाकी उसके बाद क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 21 पूरे 10 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। ये ध्यान रख लेना बस, मतलब कि आपका कुल मिला के देखा जाए तो पार्ट ए का वेटेज कम है एज कंपेयर टू पार्ट बी। राइट, पार्ट ए में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पार्ट ए में हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये 5 यूनिट देखी थी, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स फर्स्ट और 5th यूनिट आपके सिलेबस में नहीं आ रही है इस बार। ठीक है, आपसे एग्जाम में फर्स्ट और 5th यूनिट नहीं पूछी जाएगी। ये 2 जो यूनिट है ये एलिमिनेट है। ठीक है, बाकी आपसे पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पूछे जाएंगे यूनिट्स, वो होगी आपकी आईसीटी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, तो इन तीनों यूनिट से ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। राइट, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस
अरेंजमेंट कि आपका कैसा अरेंजमेंट होगा यहाँ पर क्वेश्चंस का और मार्क्स का। क्लियर हो गया? डन। तो इंस्ट्रक्शंस देख ले, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 21 क्वेश्चंस इन 2 sections, section A and section B. Section A has objective type questions whereas section B has subjective type questions. Out of 5 plus 16 questions, 21 questions, a candidate has to answer 5 plus 10 question, that is 15. देखो ये इंटरनल चॉइस है आपको कि आपको टोटल 21 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 15। पूरे पेपर में आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है 15। कैसे? सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, ये आपको पूरे अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस? सेक्शन बी में मिलेंगे 16 क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी 10 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यही बताया हुआ है कुल मिला के। 2 घंटे में आपको पूरे 21 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, जैसा ऑर्डर दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा जिसमें 24 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे कितने? 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा ऐसे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करना है। सिमिलरली सेक्शन बी पे आ जाओ, 26 मार्क्स का होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल होंगे 16 क्वेश्चंस जिसमें से अटेम्प्ट करना है आपको 10 क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शंस जैसी दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करना। मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के आगे अलॉटेड। ठीक है, मार्क्स के लिए टेंशन मत करना, हर एक क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स लिखे हुए मिल जाएंगे प्रॉपर। ठीक, चलिए सो देखें क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी बुक पार्ट ए पर बेस्ड होगा, जिसमें 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, पहले क्वेश्चन में आपको 6 सब क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से कोई 4 आपको करना है, 2 क्वेश्चन छोड़ के आना है, चॉइस दी हुई है। और ये जो 6 क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में वो होंगे आपके पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड, जिसमें 3 यूनिट के मैंने आपको नाम बता दिए जो आ रही है। ठीक है, अब इन सभी सब्जेक्ट इन सभी पर्टिकुलर पेपर्स में हमने जो मार्किंग स्कीम देखी है, ठीक है, किन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाला जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो चैप्टर है, यूनिट है, उसका क्वेश्चन है ये। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैनेजिंग प्रोफेशनल एंड सोशल रिलेशंस, मैनेजिंग ऑल कोर्स, मैनेजिंग एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर होता है बेसिकली कि आप हर तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जब मैनेज कर रहे हो हर तरीके से, वो बेसिकली आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आया कि कोई भी यदि स्ट्रेस आपको हो रहा है तो उसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। सो यहाँ पर क्या आएगा? मैनेजिंग प्रोफेशनल एंड सोशल रिलेशंस, नो। मैनेजिंग ऑल कोर्स, नो। मैनेजिंग एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस, हाँ ये हो सकता है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे उससे बाहर निकल कर आ रहे हो, इसी को स्ट्रेस मैनेज कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस, नो, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following skill is important for reliable emotional well-being? Which of the following skill is important? कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट होता है रिलायबल और इमोशनल वेलबींग के लिए? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ परसेप्शन। सो यहाँ पर हमने सेल्फ को कैसे मैनेज करना है उसके लिए कुछ स्किल्स पढ़े थे इस यूनिट में, उनमें से आपको यहाँ पे बताना है रिलायबल और इमोशनल वेलबींग के लिए कौन सा स्किल होगा। सेल्फ अवेयरनेस होगा, रेगुलेशन होगा, मोटिवेशन होगा, परसेप्शन होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन, राइट। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, थर्ड, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूट। सो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे जिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है वो होगा सी, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, फोर्थ, What should you never do when cleaning a computer? कंप्यूटर को क्लीन जब आप करते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, नेवर यूज अ वैक्यूम क्लीनर, नेवर अनप्लग द इलेक्ट्रिसिटी, नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर। ये हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिसिटी को अनप्लग करके ही आप क्लीन करते हो कंप्यूटर, राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज और आर करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप से लिया गया ये क्वेश्चन है ना। अब आपको बताना है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है, इज और आर पूछा है। पढ़े ऑप्शंस। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग वंस ओन बिजनेस, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग अ बिजनेस, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज, या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने खुद को बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करते हैं, इवन अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करते हैं, क्रिएट करते हैं फर्दर पीपल्स के लिए, सोसाइटी के लिए, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, हिमांशु's कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हिमांशु के कस्टमर्स उसके स्टोर पर आते हैं और शाउटिंग करना शुरू कर देते हैं। ही डज नॉट गेट एंग्री, वो फिर भी गुस्सा नहीं करता है। ही लिसन्स टू वॉट हिज कस्टमर इज सेइंग, उसके कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं वो उसको बहुत ध्यान से सुनता है। ही इज ओके, क्या है हिमांशु, हार्ड वर्किंग है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंट है, या प्रेइंग न्यू आइडियाज है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हिमांशु बहुत पेशेंटली उन कस्टमर्स को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है कि एक्चुअली वो क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या उनकी परेशानी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई से भी 6 में से आपको 4 करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड था, ये देख लिया हमने अच्छे से, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चंस आगे अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के, वो बेस्ड होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इन 5 यूनिट को पढ़ा था। तो अब जितने भी क्वेश्चन इन 5 यूनिट पर बेस्ड है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6। तो यहाँ पर 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन 2 में, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या देखा हमने, क्वेश्चन 1 में से 6 में से कोई 4 क्वेश्चन को आंसर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी जो 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको मिलेंगे, उन 5 क्वेश्चन में से पहले ही क्वेश्चन में जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है ना, इसमें आपको 6 में से 4 करना है, बाकी सभी में आपको क्या करना है, 6 में से 5-5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जब जाके आपका सेक्शन पूरा 24 मार्क्स का होगा। और देखो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और 4 24 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू टाइप, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। डैश रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट के अलाइनमेंट से रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अराउंड देम। टेक्स्ट ग्रुपिंग, टेक्स्ट रैपिंग, ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग, ऑब्जेक्ट रैपिंग। तो वर्ड में हमने यहाँ पढ़ा था टेक्स्ट ग्रुपिंग, जिसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में अलग अलग सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो ना, जिसमें आप अलाइन भी कर सकते हो उनको साथ में, ठीक है, टेक्स्ट के साथ में, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट ग्रुपिंग, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स इज द टेक्स्ट प्लेस्ड अबव एंड बिलो द इमेज बट नॉट अराउंड इट। क्या बोला है, अबव एंड बिलो द इमेज बट नॉट अराउंड इट, राइट। टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स हमने देखी थी। टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स में हमने क्या देखा था, आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट के आसपास आप कोई भी इमेजेस को सेट कर सकते हो टेक्स्ट के आसपास। यहाँ पे बोला है कि आपको रैपिंग स्टाइल्स बताना है, टेक्स्ट को प्लेस करना है अबव एंड बिलो द इमेज, मतलब टेक्स्ट के अबव आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर आपको इमेज, या टेक्स्ट के पीछे आपको इमेज सेट करनी है, ठीक है, अबव या बिलो द इमेज बट नॉट अराउंड इट। तो ऑप्टिमल पेज रैप ऑप्शन का यूज करते हो, नो रैप का, पेज रैप का, या रैप थ्रू का। सो यहाँ पे रैपिंग द टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस थे, रैप नहीं करना है हमें, अबव बिलो सेट करना है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नो रैप, ओके। थर्ड, डैश रिफर्स टू द सैंपल डॉक्यूमेंट विच इज नॉट कंप्लीटली ब्लैंक। एक सैंपल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, जो कि कंप्लीटली ब्लैंक नहीं होता है। सेव्ड फाइल, सेव्ड डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, ऑल ऑफ दिस। अगेन हम यहाँ कहते हैं उसे टेम्पलेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली ब्लैंक नहीं होता है और एक न्यू डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप क्रिएट कर सकते हो, सैंपल डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं उसका एक सैंपल आप देख सकते हो टेम्पलेट में, और उस तरीके से फिर अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करवा सकते हो, राइट। नाउ फोर्थ, dash styles in text document affect selected text within the paragraph such as font and size of text or bold and italic formats। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्टाइल है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दैट अफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। पैराग्राफ में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर आप कोई स्टाइल अप्लाई करते हो, जिसमें आप फॉन्ट सेट करते हो, साइज सेट करते हो, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, इन फॉर्मेट्स में बदल सकते हो, वो कौन सा स्टाइल कहलाएगा,
स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल या फॉर्मेटिंग स्टाइल। सो ऑब्वियस यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज कैरेक्टर, क्योंकि पैराग्राफ में आपने कोई पैराग्राफ आपने लिखा है, आपने उसमें कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ये टेक्स्ट आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो तो वो कैरेक्टर्स होंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैरेक्टर स्टाइल को। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया, टू रिपीट द ग्राफिक across the entire background area we need to select option in word processor। ये आपका बैकग्राउंड एरिया है, यहाँ पर आपने कोई ग्राफिक सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस ग्राफिक को आपको पूरे बैकग्राउंड में रिपीट करवाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे बैकग्राउंड में इस पर्टिकुलर इमेज को रिपीट करवाना है। सो यहाँ पर हम इसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, टाइल, पोजीशन, स्ट्रेच या एरिया। सो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर में हमने जिसका यूज किया था वो था फर्स्ट, दैट इज टाइल ऑप्शन का, राइट, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड में किसी भी ग्राफिक को रिपीट करवा सकते हो। Dash is a particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document। क्या पूछा है, Dash is a particularly useful when creating a watermark। कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो यूजफुल होता है जब आप वाटरमार्क क्रिएट करते हो, या फिर आप when wrapping the image in the background in a document, डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आप किसी इमेज को रैप करते हो, तब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूजफुल होता है, ट्रांसपेरेंसी, फिल्टर्स, फिल या क्रॉप। ऑब्वियस क्या होगा करेक्ट आंसर, ट्रांसपेरेंसी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। तो 6 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन करना है, जो 5 परफेक्ट आपको बने आपको वही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा अब किससे रिलेटेड, स्प्रेडशीट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन हमने वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखा। अब यहां पर भी आपको अगेन क्या करना है, 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं। चॉइस आपको हर एक क्वेश्चन में इंटरनल दी हुई है, अटेम्प्ट पूरे 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन जो इंटरनल चॉइस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग। विच ऑप्शन इज टू यूज टू ओपन कैल्क प्रोग्राम, कैल्क को ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करने के लिए या फिर एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आप क्या सिलेक्ट करोगे, है ना। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है, एमएस एक्सेल के लिए भी बन सकता है, ओपन ऑफिस कैल्क के लिए। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स है, कुछ थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। काम दोनों एक जैसा करते हैं, ऑप्शंस भी सिमिलर होते हैं बहुत सारे, थोड़े से ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ 1-2 फीचर्स होते हैं जो डिफर करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क को यदि आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, 2 से 3 तरीके होते हैं ओपन करने के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, लेकिन यहाँ कुछ स्टेप्स दी हुई है, इनमें से सही स्टेप्स आपको बतानी है। एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे, ऑफिस पे क्लिक करोगे, ओपन ऑफिस .org स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे, या फिर एप्लीकेशंस ओपन ऑफिस ORG डॉट या फिर स्प्रेडशीट, या स्टार्ट ऑफिस ओपन ऑफिस ORG, या स्टार्ट ओपन ऑफिस और ये ओपन ऑफिस ORG स्प्रेडशीट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, कौन से स्टेप्स आपको सही लग रही है। किसी भी एप्लीकेशन को जब स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जाते हो, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसके अकॉर्डिंग जो आपको फैसिलिटी मिलती है, आप यही सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो, राइट। तो एप्लीकेशंस में हम जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो ओपन ऑफिस .org स्प्रेडशीट को आप सिलेक्ट कर लोगे। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैकेज इज कैल्क। अब ओपन ऑफिस कैल्क किस टाइप का पैकेज है, कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है। ऑब्वियस कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। एमएस एक्सेल भी आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें शीट्स आपको मिलती है जो रो कॉलम्स में डिवाइडेड होती है, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका वर्ड प्रोसेसर के लिए भी बन सकता है, डेटाबेस के लिए भी, प्रेजेंटेशन के लिए भी बन सकता है। आपसे एमएस एक्सेस भी पूछ सकते हैं, एमएस वर्ड भी पूछ सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस बेस के लिए रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन कैल्क हाउ मेनी स्प्रेडशीट्स आर देयर इन बाय डिफॉल्ट। कैल्क में मतलब एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आप कितनी शीट्स देखते हो, कैल्क में भी कितनी शीट्स आपको बाय डिफॉल्ट दिखती है। सो एकदम डाउन पे यदि आप देखो सबसे नीचे बॉटम एरिया पे, तो वहां पे आपको 3 शीट्स दिखती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 डिफॉल्ट, है ना। बाकी इसके अलावा आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो शीट का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, दैट इज 3 डिफॉल्ट 3 शीट्स आपको मिलती है। ओके, नेक्स्ट, Dash function takes data from a series of worksheets or workbooks and summarizes it into a single worksheet that you can update easily. Dash function takes data from a series of worksheets. कौन सा फंक्शन है जो कि वर्कशीट से क्या लेता है, डेटा को एक्सेस करता है, मतलब एक वर्कशीट या वर्कबुक से, मल्टीपल वर्कबुक से भी, फिर उसको समराइज करता है एक सिंगल वर्कशीट में, ताकि आप इजीली सभी वर्कशीट से रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर सको। उसे हम क्या कहते हैं, समेशन, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा चार्ट या डेटा फॉर्मेट। तो ये प्रैक्टिकल हमने कहाँ किया था, जब हमने पढ़ा था क्या, डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन मतलब मल्टीपल वर्कशीट, मल्टीपल वर्कबुक से आप डेटा को कलेक्ट करते हो और समराइज करके आप एक पर्टिकुलर शीट
शीट में उसको यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इवन आप उसमें फंक्शंस को, फॉर्मूलाज को भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो क्या होता है ये, किसे कहते हैं हम, इसे डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट। इसका प्रैक्टिकल हमने किया है, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने इसे समझाया हुआ है। डेटा कंसोलिडेशन, व्हाट इफ, सिनारियो, गोल सेक, आपके जो सॉल्वर, जो भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बनते हैं इसके, हमने सब किए हुए हैं, ठीक है। नाउ इफ यू आर कंटिन्यूअली वर्किंग विद द सेम रेंज, आप कंटिन्यूअली एक सेम रेंज में वर्क कर रहे हो, देन यू मे गिव अ नेम टू द रेंज, ठीक है। तो आपको उस रेंज को नाम देना है यूजिंग डैश ऑप्शन अंडर डेटा मेन्यू। तो डेटा मेन्यू का आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो जब आपको क्या करना है, एक सेम रेंज को नाम देना है जब आप उसी सेम रेंज में वर्क कर रहे हो। रेंज समझते हो ना, जिसमें आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हो, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज। सो यहाँ पे उसे हम कहते हैं डिफाइन डेटा, डिफाइन रेंज, डिफाइन रेफरेंस या डिफाइन एड्रेस। सो उसे हम कहते हैं यहाँ पर डिफाइन रेंज। ओके, कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं हम, डिफाइन रेंज का। सिक्स्थ, इन कैल्क यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग, ठीक है, सब टोटल्स भी क्लियर है। सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स में यू कैन सिलेक्ट एरेज एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू अप्लाई टू देम, ठीक है। सब टोटल्स जब आप यूज करते हो ऑप्शन, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। जब आप एक लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, लिस्ट ऑफ नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो तब। सो फॉर इफिशियंसी यू कैन चूज अप टू डैश एरे टू विच टू अप्लाई अ फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आपसे, एफिशिएंसी के लिए आपको ये बताना है कि आप कौन से फंक्शन का, कौन से ऑप्शन का यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन अप्लाई करने के लिए। 2 एरेज को, 4 एरेज को, 3 एरेज को या 5 एरेज को, तो कितनी लिस्ट को आप यहाँ सिलेक्ट करोगे स्पेसिफिकली फंक्शन अप्लाई करने के लिए। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3 एरेज को हमें सिलेक्ट करना होगा, तभी आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई कर पाओगे, राइट। अब स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्लियर है ना, स्टैटिस्टिकल फंक्शन मीन, मॉड, मीडियन, आपके मिन, मैक्स वगैरह सारे फंक्शन आ जाते हैं, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, राइट। जब आपकी एग्जाम में भी पेपर आएगा तो भी आपको यही चॉइस ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सैंपल पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अगेन 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फील्ड ऑफ टेबल स्टूडेंट। ओके, डेटाबेस से रिलेटेड है क्या ये? देखो, स्टूडेंट टेबल जो है, स्टूडेंट टेबल, उसमें कौन सी फील्ड वैलिड नहीं होगी, तो आपको ये बताना है। मतलब स्टूडेंट टेबल में आप जो कॉलम्स लेते हो ना, सपोज आपने कोई स्टूडेंट टेबल यहाँ बनाई है जिसमें आप स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कॉलम आप लेते हो उनमें कौन सा कॉलम वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड कॉलम, नॉट वैलिड फील्ड बतानी है। एडमिशन नंबर, नेम, फीस, सैलरी, ऑब्वियस यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर लिख सकते हो आप, स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो, स्टूडेंट का फीस लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को सैलरी वैलरी मिलती है क्या? नहीं, वो तो एम्प्लॉयज को दी जाती है ना। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज सैलरी, राइट। नाउ नेक्स्ट, इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो यहाँ हमने देखा था कि RDBMS में आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिकॉर्ड करते हो, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड या नन ऑफ दिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज टेबल। टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। अब टेबल्स जो होती हैं वो किस में डिवाइडेड होती हैं? रो और कॉलम्स में डिवाइडेड होती हैं। सो जितनी भी रोज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं या टपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स या टपल्स। और जितने भी कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्वेश्चन आपसे इस पर भी बन सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में यदि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होता, नन ऑफ दिस की जगह ऑल ऑफ दिस होता, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट करके आते। क्लियर? नेक्स्ट, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, एसक्यूएल किस पर स्टैंड करता है? मतलब एसक्यूएल का क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रक्चर्ड क्यू लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म आ सकता है। हर बार जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है या ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बहुत से बच्चे। टेबल में जो डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस का मतलब स्ट्रक्चर्ड हुआ। अब उस डेटा को यदि आपको एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं, राइट। तो क्यू का फुल फॉर्म हुआ क्वेरी। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, और जिस लैंग्वेज का मतलब जिसमें आप कुछ कमांड्स को यूज करते हो, है ना, प्रॉपर फॉर्मेट में, लाइक सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, राइट। समझ में आ गया? एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम स्टूड ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC। अब देखो ये क्या दिख रही है आपको, एक कमांड दिख रही है। कौन सी कमांड? एक SQL कमांड, जिसमें कौन सी कमांड का यूज किया गया है? SQL के कौन से टाइप का यूज किया गया है? सिलेक्ट कमांड का, राइट? क्या? सिलेक्ट कमांड का। तो इस क्वेरी में बेसिकली आप देखो सिलेक्ट कमांड का यूज दिख रहा है। सिलेक्ट कमांड का मतलब क्या होता है कि आप टेबल से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, टेबल से डेटा को रिट्राइव करना चाहते हो, टेबल से डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है कि आप सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स सिलेक्ट करना चाह रहे हो टेबल में से। फ्रॉम स्टूड, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रॉम स्टूड, फ्रॉम स्टूड मतलब कौन सी टेबल से? ये स्टूड क्या है? आपकी टेबल है। स्टूड टेबल से आप सारे कॉलम्स को रिट्राइव और डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर बाय एक क्लॉज है जो क्या करता है? अरेंज करता है डेटा को, सॉर्ट करता है, डेटा को अरेंज करता है या फिर सॉर्ट करता है। कैसे सॉर्ट करता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रोल नंबर, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करवाने वाले हो डेटा को? रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग करवाने वाले हैं। कैसी सॉर्टिंग करवाने वाले हो? ASC लिखा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 0 to 9 इस ऑर्डर में आप सॉर्ट करवाने वाले हो। तो कुल मिला के इस क्वेरी का मतलब समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं? डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सारे कॉलम्स को स्टूडेंट टेबल से, है ना, और साथ ही सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ASC का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हर एक वर्ड का क्वेरी में अपना मीनिंग है जो मैंने आपको बताया। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लो। A, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। B, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो यहां पर देखो डिस्प्ले तो होंगे सभी रिकॉर्ड्स, लेकिन कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया है, और वो भी रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका B, दैट इज डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, ठीक है। यदि यहां पर क्या होता, आपको ये नहीं लिखा होता ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC, सिर्फ इतना ही लिखा होता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, तब आपका A वाला ऑप्शन करेक्ट होता। क्लियर? दोनों चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इन टेबल? टेबल में डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? टेबल में डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, टेबल में डेटा को अपडेट करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। किसी का रोल नंबर चेंज करना है, किसी का फोन नंबर अपडेट करना है, किसी का एड्रेस चेंज हो गया वो आपको अपडेट करना है, किसी के मार्क्स गलत लिखे हैं तो मार्क्स आपको अपडेट करना है ना। ऐसा जब टेबल में डेटा को मॉडिफाई करना होता है तो हम किस कमांड का यूज करते हैं? डिलीट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, अपडेट। तो डेटा को अपडेट करना है तो हम अपडेट का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आया? और यदि टेबल के किसी स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, टेबल के यदि किसी स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, कॉलम की विड्थ बढ़ाना है, कॉलम का साइज चेंज करना है, नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, तब हम यहां पर किसका यूज करते हैं? ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? सिक्स्थ, विच कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल? टेबल से डेटा को डिलीट करने के लिए। अब किसको डिलीट करना है आपको? टेबल से डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, ना कि टेबल डिलीट करना है। डेटा डिलीट करना है तो कौन सी कमांड होगी? सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट या रिमूव। तो सिलेक्ट और इंसर्ट तो होगी नहीं, डिलीट और रिमूव में से कौन सी यूज की जाएगी? यहाँ पर डिलीट कमांड यूज की जाएगी। कौन सी? डिलीट। तो C इज द करेक्ट आंसर। और यदि टेबल को डिलीट करना होता, कॉलम को डिलीट करना होता, तो हम ऑल्टर ड्रॉप का यूज करते हैं। क्लियर? डेटा डिलीट करना है, जो टेबल में डेटा है तो डिलीट कमांड यूज होगी। क्लियर? नाउ 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 में से कोई भी आपको 5 ही करने थे। आ गए आप क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन A के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको अगेन 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। ओके, जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी है। गूगल हैंगआउट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी? गूगल हैंगआउट्स किस कंपनी का प्रोडक्ट है? जो क्वेश्चन में पूछा है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल या ऑरेकल? ऑब्वियस गूगल कंपनी का है गूगल हैंगआउट्स, है ना। नाउ When was Google Talk discontinued? Google Talk जो फीचर था, है ना, जिसको गूगल हैंगआउट के नाम से आजकल आप जानते हो, इसको डिसकंटिन्यू कब किया गया? कब इसको स्टॉप किया गया था? 2015 में, 2010 में, 2008 में या 2004 में? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2015 A, 2015 में इसे डिसकंटिन्यू किया गया था, राइट। Which of the following is an example of blogging website? Okay, blogging वाले चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ब्लॉगिंग वेबसाइट के एग्जांपल्स आपको बताने हैं, ठीक है। सो www.yahoo.com, www.blogspot.com, www.gmail.com, www.google.com। बहुत इजी क्वेश्चन और ऑप्शंस भी बहुत इजी दिए हुए हैं। ब्लॉगस्पॉट हमने पढ़ा था, वर्डप्रेस, ब्लॉगस्टॉप,
ब्लॉग स्पॉट वगैरह, ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ये आपको ब्लॉग क्रिएट करने की, अपनी वेबसाइट क्रिएट करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, राइट? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क? ऑप्शंस में से बताना है कौन सा नेटवर्क का टाइप है। इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। सेन, नेन, टेन, मैन। अब सेन, नेन, टेन ये तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैन जरूर पढ़ा है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट? सो क्या हो गया यहाँ करेक्ट आंसर डी, दैट इज मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा लैन और वैन और पेन भी पढ़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट? सो यहाँ पे मैन की जगह पे लैन वैन भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज? नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है? ऑप्शंस में से आपको बताना है। हब, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो यहाँ पे माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, राइट? हब जो है ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है नेटवर्क में, ठीक है? तो यहाँ पर हब क्या हो गया आपका? नेटवर्किंग डिवाइस है, राइट? इसके अलावा आप यहाँ पे स्विच भी यूज कर सकते हो, है ना? राउटर भी यूज करते हो, क्लियर? Sixth, which type of network is used to connect two computers and a printer? दो कंप्यूटर्स और प्रिंटर को यदि कनेक्ट करना है, दो कंप्यूटर्स और प्रिंटर को कनेक्ट करना है, तो हम इस तरीके के नेटवर्क को, इस टाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं? वो नेटवर्क जो कि दो कंप्यूटर प्रिंटर्स को आपस में कनेक्ट करके फॉर्म होता है, क्या वो पैन कहलाता है, वैन कहलाता है, लैन कहलाता है या मैन कहलाता है? सो उसे हम कहते हैं यहाँ पर लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? समझ में आया? एक शॉर्ट रेंज में, एक लिमिटेड रेंज में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो किसी बिल्डिंग में या किसी कैंपस में आप देख सकते हो, सो वो लैन फॉर्म होता है। इसके अलावा जो सिटी टू सिटी कनेक्शन होता है, मोर देन लैन, लैन से ज़्यादा रेंज में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन होता है आपका इंटरनेट, है ना, जिसमें वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्लियर? और पर्सनल एरिया नेटवर्क की यदि बात कर लें तो हम यहाँ पे बोले कि घर में जो आप एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हो जिसमें आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, वाईफाई वगैरह के थ्रू, वो पैन कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो क्लियर हो गया ऑप्शन? ओके, डन। सो यहाँ पे आपका सेक्शन 1 खत्म हो गया है। अगेन आई एम टेलिंग, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होगा, जिसमें 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5, अगेन मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ से ध्यान रहे, याद हो जाए भाई कि हाँ इतने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और ऐसे आपको सॉल्व करके आने हैं। आपको ये पता हो जाए कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का वेटेज ज़्यादा है, ये सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से होंगे। और यहाँ पे अगेन आपको 6 में से 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है सभी में, राइट? समझ में आया? सभी क्वेश्चन में। तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाने? 24 क्वेश्चन हो जाने। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, यदि आपने सही एमसीक्यू टिक करके आ गए तो कहीं ना कहीं आपके 24 मार्क्स तो वैसे ही पक्के हैं, समझ लो। ओके, नाउ आ गए अब हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अरेंजमेंट किया है क्वेश्चंस का। जैसे मैंने बताया आपको कि सेक्शन बी में भी पार्ट एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल से क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ, ये जो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ये 5 क्वेश्चंस आपके बेस्ड है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर, जो कि आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, 2 मार्क के अकॉर्डिंग। तो क्या बताया था मैंने ब्लूप्रिंट में जब आपको समझाया था मार्किंग स्कीम में कि जो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे अदर देन एमसीक्यूज, वो सिर्फ आपसे 2 ही मार्क्स में पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग आंसर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स आपसे पार्ट बी से पूछे गए हैं, क्लियर? तो अब ये 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर होंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड, जिसमें आपको 2 और 4 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, उसके पहले पढ़ लो आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, आंसर ईच क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। तो 5 में से कोई भी 3 ही करना है, चॉइस भी दी हुई है स्टूडेंट्स आपको, मतलब 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 से लेकर 10 में, और उनमें कोई से भी 3 ही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना वही अटेम्प्ट करना, क्लियर? और कैसे अटेम्प्ट करोगे? 20 से 30 वर्ड लिमिट में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल स्ट्रेस? स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वाली यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है। इंटरनल स्ट्रेस को आप क्या कहते हो? इंटरनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसमें कोई भी पर्सन क्या हो सकता है,
अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है, उसकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकता है यदि वो इंटरनल स्ट्रेस में होता है तो. सो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट्स विद ह्यूमन रिगार्डिंग अनरीजनेबल मैटर्स. दिस इंटरनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज बिकॉज इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अप एज टाइम passes. For example, some people become used to the kind of hurried, tense lifestyle of persons living in large cities. They even look for stressful situations and feel stress about matters which may not be stressful at all. This stress affects your work performance adversely. Internal stress is a result of unexpressed worries. मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको आंसर लिखकर आना है इंटरनल स्ट्रेस से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ. 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा, इस तरीके से आप आंसर लिखकर आ सकते हो, राइट. कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे हो, तो उसे ही बेसिकली हम क्या कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेस से डिप्रेशन में जा चुके हो, है ना. सो उससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम में आप हो उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, राइट. सो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ी है. होप अब आप आंसर भी अच्छे से लिखकर आ सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ये क्या, इसके क्या बेसिकली एडवांटेजेस हैं. ये एंटरप्रेन्योरशिप से लिया गया क्वेश्चन है ना, वहां पढ़ा था हमने. सो द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली आर एस फॉलो. जब इंडिपेंडेंटली आप काम करते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, तो आप खुद के बॉस होते हो, है ना. वी बिकम द बॉस, राइट. वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. हमें किसी को कुछ आंसर नहीं करना है. जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी. वी कैन चूज टू डू थिंग्स द वे वी वॉन्ट. जिस तरीके से आप जिस भी चीज को चाहते हो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, है ना. वी ओन द क्रेडिट. जिसका क्रेडिट भी आप खुद ही लेकर जाते हो. जो भी काम होता है उसका क्रेडिट आप खुद ही लेते हो. जैसे मैंने बताया, रेस्पॉन्सिबल आप खुद ही होते हो. एज वी हैव डन एंड हैंडल्ड द टास्क अलोन, वी डोंट हैव द शेयर द क्रेडिट विद एनीवन. जो भी काम आप कर रहे हो उसका क्रेडिट आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो. आपको किसी को शेयर नहीं करना है किसी भी चीज के लिए. इजी टू फोकस. अब इंडिपेंडेंटली अकेले काम को कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका उसी पर होता है, राइट. यदि आपके साथ कुछ पार्टनर्स होते हैं या कोई पर्सन होता है, यदि वो बिजनेस करता है, तो आपका फोकस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. सो देयर आर लेस interruptions and it becomes easy to focus, whereas while working in groups we get more involved in meetings, chattings, gossipings and etc. right. समझ में आया. We become the authority, ठीक है. As we are the boss, we decide how and when to do the work. आप खुद ही के अथॉरिटी रहते हो, मतलब आपको हर चीज की करने की परमिशन रहती है. आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी. A person can choose what to do and what the time in order to get the best results. While working individually, one is the charge of the goal, right. समझ में आ गया. So ये आपके किसके, एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के ही सारे फीचर्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं जो हमने वहां पढ़े थे. क्लियर. नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस फ्रॉम वायरस अटैक. अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस अटैक होता है उससे आप कैसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, right. So the following are some points that we should keep in mind to safeguard the computer system against virus attack. First, do not install and run pirated software. Pirated software का यूज नहीं करना है, उन्हें इंस्टॉल नहीं करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है. इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में हर टाइम आप अपडेट रखें, इंस्टॉल करें, ठीक है. अपडेट भी रखें टाइम टू टाइम, याद रखें इस चीज को, ठीक है. जिससे कोई भी वायरस यदि अफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को तो आपको पहले से पता चल जाए. अवॉइड कॉपिंग एंड यूजिंग फाइल्स कमिंग फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स. अनरिलायबल सोर्स से जो भी फाइल्स वगैरह आपके सिस्टम में आती है उनको कॉपी वगैरह करने से बचें. मतलब जैसे पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हो आप, CD-VD का यूज करते हो, राइट. तो किसी भी तरीके से उन फाइल्स को यदि आप कॉपी करते हो तो पहले स्कैन कर लो प्रॉपर, यदि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके पास है तो. क्लियर. इंटरनेट से आप किसी फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो देख कर डाउनलोड करो. क्लियर. रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द सिस्टम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. अपने सिस्टम को आप किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, तो वहां भी आप ध्यान रखो. क्लियर. ये चीज समझ में आ गई. ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ये पॉइंट्स हो सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हमने, ICT स्किल्स से लिया गया ये क्वेश्चन है आपका. ओके. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक एक्टिविटी दैट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग चेंजेस एंड इनोवेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर. Entrepreneurship comes from the French word entrepreneur, which means individuals who are undertakers, that is those who take the risk of new enterprise.
एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बेसिकली वही होता है, वो पर्सन्स जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सोसाइटी की हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, राइट, और रिस्क को लेने से भी नहीं डरते हैं। सो ये काम जो पर्सन्स करते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, और इसमें जो वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, जिन आइडियाज का यूज करते हैं, बेसिकली उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सो इट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी दैट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर्स टू ब्रिंग चेंजेस एंड इनोवेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। समझ में आ गया? अब ये हमने और इजी लैंग्वेज में भी समझी है इस डेफिनेशन को, आप वो भी लिख कर आ सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन सम फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन पर्सन होता है ये तो हमें पता चल गया, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो वो फंक्शन पहला है इनोवेशन, कि कोई भी न्यू आइडियाज नहीं, वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं। बेसिक एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। दे डेवलप न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट अ न्यू मार्केट। इनोवेशन में इंक्लूड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इनोवेशन का बेसिक मतलब यहाँ पर ये कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उन्हीं को आप कैसे नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उनमें आप क्या नया यूज कर रहे हो, है ना, क्या टेक्नोलॉजी यदि यूज कर रहे हो, आप कोई नया आइडिया उसमें यूज कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली इसी को इनोवेटिव कहते हैं। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने से डरते नहीं है एंटरप्रेन्योर्स। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट एंड फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज दैट दे आर रिस्क टेकर्स। दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क एंड बियर लॉसेस। रिस्क पे जो लॉसेस भी होते हैं इन केस, तो वो उसे भी बियर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो वो अपना बिजनेस छोड़ दें, बंद कर दें, ठीक है, उस रिस्क से कैसे बाहर निकला जाए, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिस्क टेकर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? रिसर्च, एंटरप्रेन्योर्स आर प्रैक्टिकल ड्रीमर्स। क्या होते हैं? प्रैक्टिकल ड्रीमर्स होते हैं, बट दे नो हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उन्हें ये पता होता है कि उनके जो ड्रीम है उनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उतना ही सोचते हैं, उतना ही समझते हैं जितना वो कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसी लेवल से वो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो दे डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क। पहले वो बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क करे होते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ते हैं अपने वेंचर्स में। क्लियर? कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, An entrepreneur plays a vital role in accelerating the rate of economic development. Entrepreneurs जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्लियर? मतलब हम बात कर लें कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बाय इन्वेंटिंग न्यू यूजर्स, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलाइजेशन, इसके थ्रू वो डेवलप करते हैं इकोनॉमी को भी, सोसाइटी को हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने यहाँ पर। अब यदि एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है तो आप सभी को अच्छे से क्लियर है, हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। टाटा, बिरला वगैरह जो ये क्या है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ही तो है, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड 6 से 10 तक के क्वेश्चंस देख लिए, जिनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको अच्छे से क्लियर है कि कोई भी 5 में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं। जो आपको अच्छे से आए वही 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, और 2 छोड़कर आना, पूरे 5 अटेम्प्ट मत करके आना, ठीक है। चलो, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, पार्ट 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको 11 से लेकर कुछ 16, 17 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि 6 क्वेश्चंस जो मिलेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 11 से 16 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस ही करना है, और वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इनमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? इन 6 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 17 से 21 तक आपको 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? समझ में आ गई बात? चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेंटेशन इन अ डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन। तो एमएस वर्ड में सभी ने काम किया है, इंडेंटेशन पता है ना, क्लियर। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ टेक्स्ट और अ पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन के आसपास जब आप टेक्स्ट में या किसी पैराग्राफ में जो डिस्टेंस देते हो, है ना, जो स्पेस देते हो, वही बेसिकली इंडेंटेशन कहलाता है। 2 टाइप का इंडेंटेशन होता है। यहाँ पे आप इंडेंटेशन को डिक्रीज कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। दिस ऑप्शन मूव्स द टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द सर्टेन अमाउंट, और ये किधर लेकर जाता है? इंक्रीज इंडेंट। दिस ऑप्शन मूव्स द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द सर्टेन अमाउंट। मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ आप इंडेंटेशन सेट करते हो, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, ये यदि इंडेंटेशन डिक्रीज करते हो तो लेफ्ट मार्जिन की तरफ जाता है, और यदि यहाँ पे डिक्रीज करते हो तो ये राइट साइड पे जाता है कंटेंट, ठीक है। तो इंडेंटेशन आप सेट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ टू ऐड इनपुट वैल्यू सेल्स विदाउट क्रिएटिंग रेंजेस फॉर डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन के लिए आप कैसे रेंज
को बिना क्रिएट किए इनपुट वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। So to add input values cells without creating ranges for data consolidation, follow these steps. Data consolidation clear है? मल्टीपल वर्कशीट से आप डेटा को एक्सेस करते हो एक सिंगल वर्कशीट पर, फॉर्मूलाज फंक्शंस का यूज करते हो, फिर डेटा को अपडेट करते हो एक सिंगल वर्कशीट पे, आप देख सकते हो समराइज्ड वे में। डेटा कंसोलिडेशन उसी को कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल के साथ। स्टूडेंट्स जो पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे एक्सेल की, जिसमें हमने अच्छे से एक्सेल को समझा है, ठीक है। उसमें हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा है, सॉल्वर, सब टोटल्स, डेटा कंसोलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सेक, है ना, इवन मेल मर्ज वगैरह जो वर्ड के भी टूल्स हैं, जो हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट से टूल्स है वो सभी, राइट। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द सोर्स डेटा रेंज ऑप्शन। किस पे सिलेक्ट कर लेना है? सोर्स डेटा रेंज ऑप्शन पे। क्लिक ऑन श्रिंक बटन, मूव द सोर्स वर्कशीट एंड सिलेक्ट द सेल। सोर्स वर्कशीट पे जाओ, जहां से डेटा आपको एक्सेस करना है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लो। नाउ अगेन क्लिक ऑन द श्रिंक बटन एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। ध्यान रखना है आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करनी है, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्ट चेंजेस। अब एक्सेल में ये भी चीज होती है कि आप जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बात होती है जब मल्टीपल व्यूअर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन से जो एक ही एक्सेल शीट को शेयर करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो कोई किसी यूजर ने सपोज कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, तो दूसरे यूजर को वो चेंजेस एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट करने, है ना, या वो चेंजेस रखने हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस का यूज कर लेते हैं। तो इन फीचर्स को आपको बताना है क्या होते हैं। सो व्हेन यू रिसीव अ वर्कशीट बैक विद चेंजेस, द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्डिंग चेंजेस सिस्टम बिकम्स एविडेंट। नाउ एज द ओरिजिनल ऑथर यू कैन स्टेप थ्रू ईच चेंज एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। सो बिगिन द प्रोसेस, ओपन द एडिटेड वर्कशीट। किसी यूजर ने यदि वर्कशीट में एडिट कर दिया तो उसे ओपन करो, एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन आपको दिखता है, उसको सिलेक्ट करो। जैसे सिलेक्ट करोगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखेगा। कैल्क या फिर एक्सेल स्टेप्स थ्रू द चेंजेस ऑन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। यू कैन चूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ईच चेंज एज यू गो थ्रू इट, ठीक है। सो क्या करना है आपको? एडिट में जाके, चेंजेस में जाके एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एट ए टाइम आप कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, डिस्कस सम फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या फीचर्स होते हैं? 14th क्वेश्चन, राइट। तो डेटाबेस भी हमने डिटेल में पढ़ा है। टेबल के फॉर्मेट में आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। साथ ही आप डेटाबेस में जो टेबल्स होती है उनमें डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हैंडल करवा सकते हो। सो इट क्रिएट्स एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स आर इजी टू वर्क विथ. It can handle a large number of records stored in the table. It is best used for long-term data storage and for data sharing. डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं इजीली. इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज डेटाबेस साइमल्टेनियसली. एक समय में एक से ज्यादा यूजर्स डेटाबेस में, टेबल्स में वर्क कर सकते हैं, राइट. सो ये सारे फीचर्स हो गए. 15th क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है. कंप्यूटर नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, ठीक है. साथ ही आप कॉस्ट बचा सकते हो, है ना. और रिसोर्सेज की जब एक ही रिसोर्स सबके साथ शेयर हो जाएगा, फाइल्स को, डेटाबेसेस को, सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हो. सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और फाइल शेयरिंग सबसे पहला बिगर एग्जाम्पल या एडवांटेज. रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, और एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है. सो द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और फाइल शेयरिंग यदि लिखोगे तो इसमें क्या लिख कर आओगे आप? द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट अलाउज फाइल शेयरिंग. Users on a network can easily share or exchange files or information among themselves. रिसोर्स मतलब प्रिंटर, स्कैनर को आप शेयर कर सकते हो. सो रिसोर्स शेयरिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, तो 10 कंप्यूटर जो है वो उस एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं. तो एक रिसोर्स पूरे 10 कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रहा है. रिड्यूस कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है. आपने एक ही प्रिंटर परचेज किया है तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है. सो व्हेन वी शेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, द कॉस्ट ऑफ बाइंग रिसोर्सेज इज रिड्यूस्ड. वहीं यदि कोई एक सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है तो उसे एक सॉफ्टवेयर को आप सभी सिस्टम्स तक शेयर कर सकते हो, राइट. तो फाइल्स को भी शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है. यदि नेटवर्क में आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है तो आप कहीं भी, यदि आपको नेटवर्क मिलता है, इंटरनेट मिलता है, तो आप लॉग इन करके अपने फाइल्स को, सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हो. सो यूजर कैन लॉग इन टू अ कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द नेटवर्क एंड कैन एक्सेस हिज और हर फाइल्स ऑन डेटा. दिस ऑफर अ फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट. सो ये क्या हो गए आपके 4 एडवांटेजेस हो गए कंप्यूटर नेटवर्क के. 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस क्या होता है भाई?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है कंप्यूटर को जो अफेक्ट करता है, हार्म करता है, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स डैमेज हो सकती है, आपका सिस्टम हॉल्ट हो सकता है, राइट, वो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। सो ये भी एक टाइप के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, मेलवेयर्स होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। सो अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ अ कोड दैट इज लोडेड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट और आर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट आर विशेस, ठीक है, आपकी नॉलेज के बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है, वो पीस ऑफ कोड या वो प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, राइट। सो अ computer virus can easily attach itself to other files and programs. The data on the computer can be erased or corrupted by the virus present in the computer. A virus may or may not be destructive until the computer is shut down. Most viruses stay active. कुछ ऐसे भी viruses होते हैं कि कंप्यूटर यदि शट डाउन कर दिया तो भी नहीं जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। On shutting down the computer, the virus is removed from the memory of the computer but not from the infected files and programs. मेमोरी से जरूर चले जाते हैं, लेकिन यदि फाइल एक बार इन्फेक्ट हो गई तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, फिर वो ओपन नहीं हो सकती है। क्लियर? सो समझ में आ गया। अब डिफरेंट टाइप के वायरसेस भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, आप उनके भी नाम यहाँ लिख सकते हो। इससे पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो आंसर को, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक हमने क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन करना है आपको अच्छे से क्लियर है, राइट। जो भी अच्छे क्वेश्चन लगते हैं आपको आते हैं वही करके आना। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 17 से लेकर कहां तक, क्वेश्चंस 21 तक। कहां तक? 17 से 21 तक 5 क्वेश्चंस, ये आपको मिलेंगे 4 मार्क के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर ही बेस्ड, जिनमें से अगेन आपके पास चॉइस है। देखो भर भर के चॉइस दी हुई है पूरे सैंपल पेपर में, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, राइट। समझ में आ गया ना कि दोनों सेक्शन में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पहले पहले क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के मिलेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे कम फोकस करना, कम मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। वहां से आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए, लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट से मत प्रिपेयर करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन 17। हाउ टू मेल मर्ज इन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का क्या मतलब है? ओपन ऑफिस राइटर की बात हो रही है यहाँ, मतलब हम बात कर लें एमएस वर्ड की भी। एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर एक ही चीज है, दोनों में वर्ड डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेल मर्ज ऑप्शन भी दोनों में सिमिलर है, सिमिलर तरीके से यूज किया जाता है, सेम स्टेप्स आपको लिखनी है। मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि एक ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है और उस डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग एड्रेसेस तक सेंड करवा सकते हो, है ना, अलग अलग एड्रेसेस को मर्ज करके उस पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट के साथ में, राइट। तो इसे हम मेल मर्ज कहते हैं, जिसमें आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बनाना होता है, मेन डॉक्यूमेंट बनाना होता है, राइट। नाउ फॉलो दिस स्टेप्स टू मेल मर्ज इन ओपन राइटर। स्टेप 1, टाइप योर कंटेंट ऑफ लेटर और ईमेल इन न्यू राइटर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप चाहो तो लेटर लिखो, ईमेल लिखो, जिसे आपको सेंड करना है, राइट। सपोज आपको कोई इनविटेशन लेटर बनाना है और आपको अपने 10 फ्रेंड्स तक भेजना है, तो आपने एक लेटर बना लिया बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। टूल पे क्लिक करना है, टूल में जाके आपको मेल मर्ज मिलेगा, ठीक है, एक ऑप्शन मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट यूज द करंट डॉक्यूमेंट एज यू हैव ऑलरेडी टाइप्ड योर कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। बस विजार्ड आएगी, विजार्ड में आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाना और जो ये सिलेक्ट करने को बोले वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, दिस स्टेप अलाउज यू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप आउट ऑफ द लेटर, ईमेल, सिलेक्ट द लेटर एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। क्रिएट योर एड्रेस लिस्ट एंड एड्रेस ब्लॉक। देखो 2 नेक्स्ट की क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? एड्रेस लिस्ट को क्रिएट करना है। मतलब आपका मेन डॉक्यूमेंट तो रेडी हो गया जिसमें आपने लेटर वगैरह लिखे हुए हैं, अब आपको जिन फ्रेंड्स को भेजना है आपका लेटर, उनकी एड्रेस की लिस्ट बनानी है एड्रेस ब्लॉक में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे एड्रेस प्रिपेयर करना है, 4 स्टेप्स फॉलो करना है। एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी है, एड्रेस ब्लॉक क्रिएट करना है, फील्ड्स को मैच करना है और आपको एक एक रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करते जाना है। स्टेप 6 में क्या करोगे? क्लिक ऑन द सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट कंटेनिंग द एड्रेस डेटा ऑप्शन, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, अ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। देन देखो इस तरीके से आपकी स्टेप्स पूरी होती जाएंगी। 8th स्टेप में क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन टू डिलीट अनवांटेड फील्ड्स फ्रॉम एड्रेस ब्लॉक, क्लिक ऑन ओके बटन व्हेन यू फिनिश्ड। मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस ब्लॉक में कुछ ऐसी भी फील्ड्स मिलेगी जो आपको ऐड नहीं करनी है, जो आपकी काम की है फील्ड्स। आपको एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, एड्रेस रखना है, सिटी रखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट से लगते हैं आप उन पर्टिकुलर ऑप्शंस को रखो, बाकी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके बटन पे क्लिक कर देना। नाउ टाइप एड्रेस लिस्ट वैल्यूज फॉर डिफरेंट फील्ड्स, type details for recipients addresses, click on new button to insert new address, click on OK when you finished all entries। समझ में आ गया? Now step 10, now it will ask to save your file। आपकी फाइल को सेव करने के लिए पूछेगा। when you save your address list do not use space between the address list and name, space मत देना। Step 11, now you will return back to your insert address block step,
Click on the checkbox in front of number 2. Now you will get the create solution screen. This is an optional part. Click on next button. The final step to save, print and send the merge document. इस step पे आके आपका document merge हो जाएगा. Clear? So समझ में आ गई. ये steps यहाँ पे बहुत ज़्यादा steps लिखी हुई है. आप इनको अपने according भी arrange करके लिख सकते हो steps को, है ना. इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं भी लिखना है. साथ में आप यहाँ डायग्राम भी बना कर आ सकते हो. मेल मर्ज भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है बच्चों, ठीक है ना, बहुत डिटेल में. एक पूरा वीडियो हमने मेल मर्ज पे ही डिस्कस किया है, जिसमें हमने एनवेलप कैसे क्रिएट करना है, एड्रेस लिस्ट कैसे बनाना है, मेन डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, कौन कौन सी विजार्ड आएगी, है ना. वो डायग्रामेटिकली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आप वो वीडियो देखोगे. तो स्टेप्स कैसे लिखनी है वो आपको समझ में आ गया. लॉन्ग आंसर है तो अच्छे से आंसर को लिख कर आना. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स इन ओपन ऑफिस कैल्क. ओपन ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट्स यदि आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो कंपेयरिंग को आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है. कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हो गया? व्हेन शेयरिंग वर्कशीट्स, रिव्यूअर्स may forgot to record the changes they make. This is not problem with calc because calc can find the changes by comparing worksheets. देखो calc की बात हो रही है, ठीक है. कैल्क में बेसिकली यदि हम बात कर लें एमएस एक्सेल की, ठीक है, तो एमएस एक्सेल में होता क्या है? एमएस एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो. जब आप वर्कशीट्स को शेयर कर रहे होते हो, जब एक से ज़्यादा रिव्यूअर्स होते हैं जो सेम वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें चेंजेस भी करते हैं. सो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद कैल्क बिकॉज कैल्क कैन फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग वर्कशीट्स, है ना. यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस वाला ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप चेंजेस देख सकते हो. सो इन ऑर्डर टू कंपेयर वर्कशीट यू नीड टू हैव द ओरिजिनल वर्कशीट दैट वन दैट इज एडिटेड, ठीक है. ओरिजिनल वर्कशीट भी आपके पास होना चाहिए, तब हम यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में, उन वर्कशीट्स के बीच में कंपेयर कर पाएंगे. सो टू कंपेयर देम, ओपन द एडिटेड वर्कशीट दैट यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल वर्कशीट. आपको क्या करना है? जो एडिटेड वर्कशीट है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है. फिर एडिट पे जाना है, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है. किस पे जाना है? एडिट पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट. जैसे एडिट में जाके आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मिलता है, बिल्कुल वैसे ही. एक क्वेश्चन अभी हमने एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस का भी देखा, वैसा ही है. An open worksheet dialog appears. Select the original worksheet and click insert. Calc finds the and marks the changes as follow. जैसे आप ओपन करोगे तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे. All data that occurs in the edited worksheet but not in the original is defined as inserted. All data that is in your original worksheet but it is not in the edited worksheet is identified as detected. So all data that is changed is marked as changed. आ गई बात समझ में, ठीक है. इन्हें भी हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, सारी स्टेप्स को, एक एक स्टेप्स को. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्म एंड अ रिपोर्ट. डेटाबेस में फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ बताना है डिटेल में, ठीक है. फॉर्म और रिपोर्ट, जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, जैसे क्वेरी क्रिएट करते हो, बिल्कुल वैसे ही होता है. फॉर्म के थ्रू हम इनपुट करते हैं डेटा को और वो टेबल में इंसर्ट हो जाता है. रिपोर्ट में हम आउटपुट देखते हैं, टेबल में जो भी वैल्यूज उसको समराइज्ड वे में एक्सेस करते हैं. सो फॉर्म इज अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द टेबल्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड. With forms we can view, edit, input and delete. क्या कर सकते हो? फॉर्म के थ्रू व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को जो कि टेबल में स्टोर हैं. फॉर्म अलाउज अस टू डील विथ वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. लेकिन फॉर्म पे आपको एक ही रिकॉर्ड एट अ टाइम दिखेगा, ठीक है. यदि 10 रिकॉर्ड है टेबल में तो टेबल के एक एक रिकॉर्ड को ही आप देख पाओगे. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉर्म के? इट प्रोवाइड्स अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू एंटर, मॉडिफाई, व्यू रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस. It also enables the database designer to ensure that data entered through the form is saved into desired tables, not only where else. कि जो टेबल में आप डेटा को इनपुट करने वाले हो वही इनपुट होगा. क्लियर. नेक्स्ट रिपोर्ट पे आ जाओ. अब ये जो डिफरेंस है आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो, है ना. A report is a graphical object that presents data in the formatted layout. देखो रिपोर्ट क्या है? एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एक प्रॉपर लेआउट में, समराइज्ड वे में आपको पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन मिलती है. इट इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड फॉर प्रिंटिंग. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? एक्सेस इनेबल्स अस टू क्रिएट अ रिपोर्ट आइदर फ्रॉम टेबल और अ क्वेरी. आप टेबल से या क्वेरी से, दोनों से आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो. रिपोर्ट कैन बी व्यूड बिफोर फाइनल प्रिंटिंग. फाइनल प्रिंटिंग के पहले आप रिपोर्ट को देखो और उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रिंटिंग दो. इट फॉर्म्स आर फॉर इनपुट पर्पसेज देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट पर्पसेस. मतलब हम बात कर लें कि फॉर्म्स जो होते हैं वो इनपुट के लिए यूज किए जाते हैं, टेबल में वैल्यूज को इनपुट करने के लिए. रिपोर्ट जो होती है वो आउटपुट के लिए यूज की जाती है. प्रिंटिंग रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है, ठीक है, टेबल्स की. Reports enable us to present components of our database in easy to read format. Easy to read format में आपको कंटेंट दिखता है रिपोर्ट में. We can even customize a report appearance to make it visually appealing. मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो. रिपोर्ट में आपको कुछ टूल्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो, है ना. सो अपने अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो. क्लियर.
अब रिपोर्ट्स को फॉर्म को क्रिएट करने के भी दोनों तरीके होते हैं, डिजाइन व्यू है ना, और साथ ही आप डेटा शीट व्यू, दोनों व्यू से यहाँ पे रिपोर्ट्स को फॉर्म्स को विजार्ड वगैरह के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। सब ये हमने प्रैक्टिकल से देखा है, अच्छे से मैंने आपको फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, टेबल सभी चीज प्रॉपर एसक्यूएल कमांड के साथ में समझाई है। ओके, वीडियो जरूर देखना जिसने भी नहीं देखी, तभी ये सारी चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब हम यहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं। क्लियर? नाउ 20th क्वेश्चन, व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या होता है? एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के 2 एडवांटेजेस भी आपको बताना है और डीबीएमएस क्या होता है। सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, files and other objects. It allows organizations to conveniently develop databases for various applications. भाई डीबीएमएस क्या होता है, क्या आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टेबुलर फॉर्मेट में जब आप डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाना चाहते हो तो हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट, रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में, फाइल्स के फॉर्मेट में और अदर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। अदर ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज आती हैं। ओके, जिसके थ्रू आप कन्वीनियंटली डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको इससे 2 एडवांटेजेस भी पूछे हैं। तो पहला एडवांटेजेस कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है और डेटा को आप इजीली शेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होता है, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है ना। So data integrity, it means the data is accurate and consistent. Data accurate रहता है और consistent रहता है. It is important as there are multiple databases in DBMS. It helps to produce the correct result. Data sharing, data security भी रहती है, right? दोनों बहुत सारे advantages हमने सब पढ़े हैं. In a database, the users can share the data among themselves. Data can be shared for multiple purposes with the user located at different geographical locations and remote users can also access the database simultaneously. मतलब यदि multiple databases हैं, multiple users हैं और एक ही database है, एक ही table है तो multiple users उसे share कर सकते हैं, चाहे वो remote area में हो या कहीं भी located हो, वो उस particular database को, table को access कर सकते हैं, उसमें operations perform कर सकते हैं। ये feature भी हमें database provide करता है। Now last question 21. How can you protect your computer and other devices from virus attacks? अपने कंप्यूटर को आप वायरस अटैक से कैसे बचा सकते हो? How can you protect? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन जब हमने डिस्कस किया था इसको 2 मार्क्स में, यही सेम क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दैट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अदर डिवाइसेस फ्रॉम वायरसेस, है ना, आपके अदर डिवाइसेस को या कंप्यूटर सिस्टम्स को आप वायरसेस से कैसे बचा सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हमने ये डिस्कस किए थे, इसके अलावा आपको यहाँ पर 4 मार्क्स में और भी पॉइंट्स को ऐड करना है। So the following are the some points that we should keep in mind to safeguard of our computer system against virus attacks. Do not install and run pirated software in our computer system. Install an antivirus software onto the computer and keep it updated. Avoid copying and using files coming from unreliable source. Restrict the access to the computer system both online and offline. ये तो 4 पॉइंट्स हो गए, 2 मार्क्स के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन यदि 4 मार्क्स में आया तो आपको कुछ और पॉइंट्स को भी ऐड करना होगा। रेगुलरली टेक द बैकअप ऑफ डेटा एंड स्टोर द बैकअप एट सेपरेट प्लेस so that the data can be recovered with clean virus free copies. मतलब रेगुलरली जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है कंप्यूटर सिस्टम में उसको बैकअप लेने की आदत आपको होनी चाहिए ताकि आप अपने डेटा को सेफ और सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, ट्रस्टवर्दी यूजर शुड बी अलाउड टू यूज द सिस्टम। अपने कंप्यूटर सिस्टम को वही यूजर्स एक्सेस करे जो कि ट्रस्टवर्दी हो, राइट। कंटेंट्स फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज ऑन इंटरनेट शुड नॉट बी डाउनलोडेड। इंटरनेट से जो वेब सर्विसेज होती है या फिर जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती है, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है, अनरिलायबल सोर्स है, ठीक है, प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट्स नहीं है, वहां से आपको कंटेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इंस्टॉल अ फ्री फायरवॉल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड इंटरनेट ट्रैफिक व्हिच कैन कॉज प्रॉब्लम्स। इंश्योर दैट फायरवॉल इज ऑलवेज ऑन। फायरवॉल जैसे सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए, और उसे हमेशा ऑन रहना चाहिए ताकि कोई भी इंटरनेट के ट्रैफिक की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम होती है आपके सिस्टम में या कोई ऐसी फाइल्स कुछ प्रॉब्लम करती है तो वो ना कर पाए, राइट। सो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको कितना लिख कर आना है और 4 मार्क्स से क्वेश्चन में यदि सेम क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से एलैबोरेट करने हैं पॉइंट्स को, आंसर को किस तरीके से एनहांस करना है, बढ़ाना है, राइट। समझ में आ गया। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया और पूरा सैंपल पेपर हमारा फिनिश हुआ है। होप आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को आते भी होंगे क्योंकि हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है।
100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप एक्सेस करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स, ई बुक्स को या इस तरीके के सैम्पल पेपर्स की बुकलेट को, तो क्या करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगी, उस पर क्लिक करना, एक गूगल फॉर्म शो होगा, फिल करना फॉर्म को, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स, ई बुक्स या सैम्पल पेपर्स की बुकलेट को प्रोवाइड करेगी। सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।